हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल एपी सुपर क्लास पर। बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान, जिसमें से हम लोगों ने पहला अध्याय प्रारंभ कर चुके हैं, जिसका नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। बच्चों, इस अध्याय में हम लोगों ने अभी तक केवल एक लेक्चर पढ़ चुके हैं और उस लेक्चर में हमने पदार्थ के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, और जो मेरा चैप्टर है ठोस अवस्था उसके बारे में, और ठोस कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में, और साथ साथ ठोस के जो प्रकार है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, इनके बारे में मैं पहले लेक्चर में बहुत ही बिंदास तरीके से मैं समझाया हूं। और जो बच्चा पहला लेक्चर ना ही देखा है तो सबसे पहले जाकर के वो लेक्चर जो है बच्चा आप जरूर देखें, और उसके बाद ही आप दूसरा लेक्चर देखिएगा। मैं ऐसा काहे बोला? क्योंकि आज का जो टॉपिक है, देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो अंतर समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और क्या होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, क्या होते हैं। इन दोनों को समझने के लिए आपको कहा जा रहा है पहला लेक्चर जरूर देखिएगा बच्चा, ठीक है। आप इतनी बातें समझ गए होंगे, और मैं एक बात बोलता हूं आपसे, रोज डेली बोलता हूं और मैं हमेशा बोलता ही रहूंगा। क्या आप जब भी पढ़ाई करने आ रहे होंगे मेरे साथ जुड़ करके, तो आप जो है ना पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, ताकि आपको जो भी यहाँ पे लिखा गया है उन सभी बातों को समझने के बाद अपनी कॉपी में लिख लें, ठीक है। चलिए हम इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। बच्चियों, यहां पे आप सबसे पहले अपने नोट्स पे हेडिंग लगा लीजिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ये हेडिंग लगा लीजिएगा। हेडिंग लगाने के बाद आप दो कॉलम बनाएंगे और एक तरफ लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे तरफ लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड। ये दो कॉलम बनने के बाद बच्चा आप ध्यान से, इतना करने के बाद ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा, ठीक है। मैं क्या बोलने वाला हूं, मैं बात करूं सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस के आकार की। अगर मैं बात करूं क्रिस्टलीय ठोस के आकार की, अगर बात किया जाए तो बच्चा याद रख लेना, जो क्रिस्टलीय ठोस के जो आकार व ज्यामिति जो होता है ना, एक निश्चित होता है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति व आकार जो होते हैं, कैसे होते हैं, एक निश्चित होते हैं। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अब इसी पॉइंट को, आकार वाले पॉइंट में मैं अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस के जो आकार और ज्यामिति जो होती है बच्चा, निश्चित नहीं होती है। सिंपल सा बिंदु है, समझ में एक झटके में आ जाएगी। मैंने ये बोला कि क्रिस्टलीय ठोस के जो, क्रिस्टलीय ठोस में जो आकार होता है ना, अगर आकार की हम बात करें तो इनकी जो है ना, इनकी यानी इनका ज्यामिति और आकार जो होता है बच्चा, कैसा होता है, निश्चित होता है। ये बातें जो है भूल मत जाइएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करें हम अक्रिस्टलीय ठोस के, तो इनका जो ज्यामिति और आकार जो है बच्चा कैसा होता है, अनिश्चित होता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है। ये छोटा सा बिंदु है, नन्हा सा बिंदु है, गली का बच्चा भी इसको आसानी से समझ सकता है, ठीक है। अब
हम जो है दूसरे बिंदु की बात करें कि दूसरा बिंदु इनमें से क्या है, तो दूसरा बिंदु है बच्चा गलनांक। क्या है? गलनांक। तो सबसे पहले गलनांक को समझने से पहले आप ये जानेंगे कि गलनांक होता क्या है। तो गलनांक का मतलब ये होता है पिघलना, यानी किसी ठोस को, और ठोस कौन सा है? एक क्रिस्टली है और एक कौन सा है? अक्रिस्टल ठोस है। अगर मैं क्रिस्टलीय ठोस को पिघला रहा हूं तो इनके पिघलाने पे क्या टेम्परेचर होता है, कितना टेम्परेचर लगता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देके समझेंगे तो मजा आएगा बच्चा। जैसे बोर्ड पे यहाँ पे ताकिएगा ध्यान से, और बोर्ड पे ध्यान से ताकेंगे तो बेटर तक समझ आएगी। मैं क्या बोला? जैसे मान लो बच्चा आपके पास NaCl है। क्या है? NaCl है। और NaCl को जानते होंगे कि NaCl एक नमक का सूत्र होता है NaCl। और ये जो होता है बच्चा, ये मैं उदाहरण बता दिया था कि ये जो ठोस होता है NaCl का जो ठोस होता है, ये कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। मैं कल के डेट में भी इसको बताया हूं अच्छे तरीके से, ठीक है, उदाहरण में। अब NaCl क्रिस्टलीय ठोस है और इसके मैं गलनांक की बात करूं तो इनका गलनांक बच्चा होता है कितना? तो 801 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि NaCl जो क्रिस्टल होता है, NaCl का जो क्रिस्टल होता है, और इनका अगर गलनांक बिंदु देखा जाए, इनका गलनांक बिंदु देखा जाए तो इनका गलनांक बिंदु होता है बच्चा 801 डिग्री सेल्सियस। बच्चों गलनांक बहुत ज्यादा है, कम नहीं है इनका गलनांक, बहुत ही क्या है? ज्यादा है। 801 डिग्री सेल्सियस जो है इनका गलनांक होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चा कि ये जो NaCl को जो आप पिघलाओगे ना, तो इसको पिघलाने के लिए आपको तापमान कितनी देनी पड़ेगी? तो आपको तापमान देनी पड़ेगी 801 डिग्री सेल्सियस। और ठीक इसी प्रकार से हम बात करें लोहे की, यानी आयरन की बात करें, ठीक है, आयरन की बात करें तो बच्चा आयरन का जो गलनांक होता है ना, आयरन का जो गलनांक होता है, इनका गलनांक बिंदु होता है बच्चा 1538 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या बोला? 1538 डिग्री सेल्सियस जो है लोहे का गलनांक होता है। और इन दोनों उदाहरण से आप समझ गए होंगे बच्चा कि नमक एक क्रिस्टल है, नमक का एक क्रिस्टल NaCl एक जो क्रिस्टल है, और आयरन भी जो है एक क्रिस्टलीय ठोस है। और इनके जो गलनांक है, यह इसका गलनांक फिक्स है, इसका गलनांक फिक्स है, यानी दोनों के गलनांक निश्चित है। तो यही बिंदु लिखा गया बच्चा कि यह एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं। कौन? क्रिस्टलीय ठोस। जैसे NaCl क्रिस्टलीय ठोस है और आयरन भी यानी लोहा भी क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। और दोनों का गलनांक तो निश्चित ही तो है। इसका भी गलनांक कितना होता है? 1538 होता है और इसका कितना होता है? 801 होता है। तो इनका गलनांक फिक्स और इनका गलनांक भी फिक्स है, ठीक है बच्चा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम इसके विदलन की बात करें। एक मिनट, यहां पे इस चीज को, टॉपिक को पढ़ने से पहले यहां देखिए, ये समझ में आगे होंगे। अब अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक की बात करें तो बच्चा इनके जो गलनांक होता है निश्चित नहीं होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला? अक्रिस्टलीय ठोस के जो गलनांक होता है वह निश्चित नहीं होता है, ठीक है। ये दो बिंदु आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों, अब हम बात करेंगे इनके विदलन गुण के बारे में बात करने वाले हैं। तीसरा बिंदु है विदलन। क्या है? विदलन का गुण, ठीक है। तो सबसे पहले विदलन को समझने के लिए आपको मैं ये बता दूं, बहुत सारे बच्चे जानते नहीं होंगे कि विदलन क्या होता है।
तो विदलन का मीनिंग जैसे ही समझ जाओगे बच्चा ना, टॉपिक भी धनाधन समझ में आ जाएगी। तो विदलन का मतलब होता है किसी क्रिस्टल को काटना। किससे काटोगे? दांते से का? तो किसी क्रिस्टल को दांते से काटने पर नहीं। विदलन का मतलब होता है किसी क्रिस्टलीय ठोस को, यानी किसी क्रिस्टलीय ठोस को अगर तेज धार वाले औजार से काटते हो ना, मैंने क्या बोला फिर सुनिएगा, विदलन का मतलब होता है काटना। और किससे काटोगे? सिंपल सी बातें हैं कि सर काटोगे, क्रिस्टल जो होता है बहुत ही कठोर होता है, तो उसे काटेंगे तो तेज धार वाले औजार से काटेंगे। जब उसे तेज धार वाले औजार से क्रिस्टलीय ठोस को जो काटा जाता है बच्चा, तो होता क्या है कि काटने पे वो दो टुकड़ों में बट जाता है। कितने टुकड़ों में? दो टुकड़ों में बट जाता है। आज जब दो टुकड़ों में वो क्रिस्टल बट जाते हैं तो जो उनके सतह बनती है बच्चा ना, तो उनके सतह चिकनी प्राप्त होती है। अगर ध्यान से सुन रहे हो तो आई होप आप मेरी बातें समझ में आप लोगों को आ रही होगी। सब मेरा कहने का मतलब ये है बच्चा कि जब किसी क्रिस्टलीय ठोस को किसी तेज धार वाले औजार से काटा जाता है तो वह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। और जब ये दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो इनकी जो सतह होती है बच्चा, सतह कैसी होती है? चिकनी होती है, मुलायम होती है। और इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिलती है किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में। और यही बच्चा बिंदु लिखा गया है, थोड़ा ताक लेना बोर्ड पे। तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और साथ ही साथ चिकनी सतह, है ना, चिकनी सतह प्राप्त होती है। ये छोटका बिंदुआ जो है, इतना हलवा बिंदु है, समझ में आगे होंगे, गली का बच्चा भी समझ जाएगा बच्चा। आप ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से हम अक्रिस्टलीय ठोस के विदलन की गुण की बात करें तो इन्हें जो है ना, यानी अक्रिस्टलीय ठोस को किसी तेज धार वाले औजार से काटा जाता है तो अनियमित सतह प्राप्त होते हैं। कैसे सतह प्राप्त होंगे? अनियमित सतह प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर कैसे? तो एक छोटा सा फिगर है बच्चा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ फिगर है, जिसे बच्चा जैसे मान लो दो अवयवी कण है इस प्रकार से, एक ऊपर है एक नीचे है। तो किसी भी अवयवी कण जब कटता है ना, तो दोनों अवयवी कण के बीच वाले भाग से कटती है, ठीक है। ये दोनों के बीच से कटता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब इसको काटोगे, जैसे मान लो काटोगे तो यहां से कटने वाला नहीं है, ना ही यहां से कटेगा, तो ये कटेगा कहां से? यहां से कटेगा। और जैसे ही कटेगा यहां से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे काटोगे तो सतह बच्चा कैसा हुआ? कुछ अनियमित सतह प्राप्त हो रही है। यानी अनियमित सतह मतलब टेढ़ी मेढ़ी सतह प्राप्त हो रही है। टेढ़ी मेढ़ी मतलब कि ऊबड़ खाबड़ सतह प्राप्त हो रही है। देख रहे हो ना, ऐसी ऊबड़ खाबड़ सतह प्राप्त हो रही है। आज जब ऊबड़ खाबड़ सतह प्राप्त होएगा तो अनियमित सतह वाले टुकड़े भी प्राप्त होंगे। ये छोटा का बिंदु आपको समझ में आया होगा, ज्यादा हमको नहीं समझाना है, सिंपल सा यहाँ लिखा गया है कि इनको जो है तेज धार वाले औजार से काटने पर अनियमित सतह वाले टुकड़े में बट जाता है, जिससे इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ प्राप्त होती है। और इस तरह से हम लोगों ने विदलन गुण को समझ लिया, ठीक है। अब विदलन गुण के बाद हम क्या पढ़ेंगे? तो विदलन गुण के बाद बच्चा हम लोग पढ़ने वाले हैं दैशिकता के बारे में।
क्या सुनने आप लोगों ने? दैशिकता के बारे में। ठीक है बच्चा, तो दैशिकता को समझने के लिए, दैशिकता को समझने के लिए मेरे को यहाँ पे फिगर बनाना पड़ेगा, छोटा मोटा फिगर बनाना पड़ेगा। जो यहाँ पे जगह है, जगह को मैं इसलिए छोड़ा था बच्चा कि आपको मैं फिगर से समझा सकूं। ठीक है, ये अवयवी कण है, ऐसे पास पास होते हैं क्रिस्टल के, है ना। पहले लेक्चर में देखे होंगे कि क्रिस्टल ठोस के अवयवी कण जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। ये ए बी ए बी ए, फिर इसके बाद ये अवयवी कण है। ऐसे 3 प्रत में बना देता हूं ताकि आपको बिंदास तरीके से टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, ये व्यवस्था जो है आज मत पूछिएगा सर ये क्यों ऐसा बना है, आपको क्यों सर जी इसको ऐसे बिखरा हुआ बनाया है। पहला लेक्चर देखे हो ना, तो उस पहले लेक्चर में बिंदास तरीके से समझाया गया है। आप ध्यान फोकस करिए केवल यहाँ पे। तो ए बी ए, इसको मानता हूं ए के बाद फिर बी ए बी ए बी, बी के बाद ए बी ए बी ए। बच्चों मैं किस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं? दैशिकता। तो दैशिकता का मतलब होता है कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों को देखने, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों को यदि अलग अलग दिशाओं से देखा जाए, मैंने क्या बोला फिर से ध्यान से सुनिएगा। दैशिकता का मतलब यह होता है कि क्रिस्टलीय ठोस को यदि अलग अलग दिशाओं से देखा जाए तो इन क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था किस प्रकार दिखाई देती है। ठीक है, ये ध्यान से सुनिए। अब देखिए किस प्रकार दिखाई दे रही है। यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान आप देखिएगा, ध्यान से ताकिएगा बोर्ड पे कैसे दिखाई दे रही है। मैं आपको यहां समझा रहा हूं। बच्चा मैं अगर यहां से मैं देखूं, ये मेरी आंख है, ये मेरी आंख है, और इससे मैं देखूंगा एक सीधी लाइन में देखूंगा, ऐसे सीधा ताकूंगा, तो बच्चा इसकी व्यवस्था जो है किस प्रकार से दिखाई देगी। तो अवयवी कणों की जो व्यवस्था का जो क्रम होएगा यहां पे ए के बाद बी, बी के बाद ए, और ए के बाद बी, और बी के बाद ए आ रहा है। यानी इस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। अगर मैं यहां से इसकी व्यवस्था को देखूं तब, अगर इसी व्यवस्था को किसी अन्य दिशा से देखूं, जैसे यहां से देखूं, ये मेरी आंख है, यह मेरी आंख है, और ये यहां से मैं इसे सीधा ताकूं तो इसकी व्यवस्था कैसी दिखाई देगी बच्चा। तो कहोगे सर यहां पे जो व्यवस्था है ना बदल गया, यहां पे व्यवस्था ए के बाद बी आ रहा था, बी के बाद ए आ रहा था, और जैसे ही मैं इस अवयवी कणों को अलग दिशा से देखा तो यहां पे अवयवी कणों की जो व्यवस्था का क्रम है कैसा दिखाई दिया। तो ए के बाद ए और ए के बाद ए, यानी ए से ए प्रकार की व्यवस्था दिखाई दी। तो कहने का मतलब है दिशा चेंज किया तो व्यवस्थाएं जो है क्रिस्टलीय ठोस की बदल गई। अब ठीक इसी प्रकार से अगर हिहावा से ताकोगे बच्चा, हिहावा से अगर मान लो यहाँ से ताक रहे हो, ऐसे सीधा ताकोगे, है ना, ऐसे सीधा ताकोगे तो यहाँ पे ताकने से क्या पता चल रहा है। तो यहाँ से ताकने से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ना व्यवस्था जो है ना बदल चुकी है। और यहाँ पे व्यवस्था कैसी हुआ बच्चा, तो बी बी बी,
यानी बी प्रकार की व्यवस्था देखने को मिल रही होगी। और इतना सारी चीजें समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा बच्चा कि हम जो है क्रिस्टलीय ठोस की अगर व्यवस्था को अलग अलग दिशा से देखते हैं तो इनके अवयवी कणों की जो व्यवस्था का जो क्रम होता है बदलता जाता है। अवयवी कणों की व्यवस्था अलग अलग दिशाओं से देखने पे बदलता जाता है। और जब अवयवी कणों की व्यवस्था अलग अलग दिशाओं से देखने पर बदलता जाएगा तो उसे कहा जाता है विषम दैशिकता। क्या बोला मैंने? विषम दैशिकता कहा जाता है। आई होप आपको विषम दैशिकता का मतलब समझ में आ गए होंगे कि विषम दैशिकता क्या होते हैं। तो आप बढ़ा के एक लाइन लिख सकते हो उसमें कि विषम दैशिकता का मतलब यह होता है, विषम दैशिकता का अर्थ यह होता है कि जब किसी क्रिस्टलीय ठोस को अलग अलग दिशाओं से देखा जाता है तो उन क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था जो होती है बदलती जाती है, बदलती रहती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को बच्चा कहा जाता है क्या? विषम दैशिकता। ठीक है। अब हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस में। तो अक्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था जो होती है ना, कुछ गड़बड़ सा होता है। ये अवयवी कण पहले से ही बिखरे होते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि एक जैसे लंच हो गया, तो लंच में क्या होता है, लंच में क्या होता है, लड़के लड़कियां इधर उधर बिखरे होते हैं। समझ नहीं आता है कि किस साइड लड़के हैं किस साइड लड़कियां हैं। समझ आती है? नहीं समझ आती है। चारों तरफ इधर उधर जो है लड़के लड़कियां बिखरे होते हैं। सेम यहाँ पे ए बी जो होएगा अभिकर्ण इधर उधर क्या होएगा, बिखरा रहेगा। और जब बिखरा होएगा तो आप किधर से भी देखो, दिशा चेंज करके देखो, हर जगह से व्यवस्था एक जैसी दिखाई देगी। जैसे मान लो कि मैं बच्चों को यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे स्कूल है, स्कूल में मैं बच्चों को यहाँ पे ताक रहा हूँ और जब बच्चों को मैं ताका तो देखा कि लंच हुआ, लंच की व्यवस्था में कैसी दिखाई दी, बच्चे जो थे इधर उधर बिखरे थे। मैं उस वहां पे जहां तक खड़ा था वहां से हट के कहीं और से ताका, और जब कहीं और से ताका तो क्या व्यवस्था लाइन से दिखाई देगा? नहीं, व्यवस्था लाइन से दिखाई नहीं देगी, उसी प्रकार की व्यवस्था दिखाई देगी। तो कहने का मतलब क्या है, मैं दिशा चेंज करके देखूं तो उन बच्चों की व्यवस्था एक जैसी ही होएगी। तो इसी प्रकार से इनकी अगर दिशा चेंज करके देखा जाए तो इनकी व्यवस्था एक जैसी होएगी, व्यवस्था बदलने वाला नहीं है। और जब व्यवस्था का क्रम अलग अलग दिशाओं से देखने पर व्यवस्था क्रम बदलता नहीं है तो उसे कहा जाता है समदैशिकता। क्या बोलते हैं? समदैशिकता कहते हैं। आई होप आपको विषम दैशिकता और समदैशिकता का मतलब जो है बच्चा बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे। और आपसे उम्मीद करता हूं मैं कि आप ये टॉपिक बुढ़ापे तक भूल नहीं पाएंगे। ठीक है। अब फाइनली जो है बच्चा हम बात करें अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है प्रकृति। क्या है? प्रकृति है। अगर हम क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वास्तविक ठोस होते हैं। कैसा ठोस होता है बच्चा? तो याद करना, क्रिस्टलीय जो ठोस होता है ना, ये कैसे होते हैं? वास्तविक ठोस होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की अगर प्रकृति की बात करें तो ये अक्रिस्टलीय जो ठोस होता है बच्चा, ये होता है आभासी ठोस होता है। और इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 1 2 3 4 5 5 बिंदु हमने इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में हमने समझा अच्छे तरीके से। एक बिंदु और बचा है,
एक बिंदु और बचा है जो कि नीचे जगह नहीं था तो मैं नहीं लिख पाया हूं, तो आपको मैं अगला बिंदु समझाने के लिए दो ऊपर का पॉइंट हम हटा देते हैं। ये दो ऊपर का पॉइंट क्या कर देते हैं, हटा देंगे, और हटाने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए बच्चा। यहाँ पे साफ कर दिया मैंने यहाँ बोर्ड को। अब कहोगे सर यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, देखो ना यहाँ पे अवयवी कणों की, अवयवी कणों की व्यवस्था। हम इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब कहोगे सर अवयवी कण होता है, तो जाके ना पहला लेक्चर देखो ना, बिंदास से समझ में आएगा। ठीक है, तो अवयवी कणों की अगर व्यवस्था की बात करें तो याद रख लेना, इन ये जो होते हैं यानी क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं बच्चा, इनमें यानी इनकी जो व्यवस्था होती है, इनकी व्यवस्था लिख देता हूं, इनकी अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है, दीर्घपरासी होती है। बहुत ही बिंदास है। दीर्घपरास मतलब अविकर्ण एक लंबे कतार में जमे होते हैं। जिस देख सकते हो कि इनका जो कतार का जो क्रम है ना, यहाँ पे इनका क्रम जो है टूट नहीं रहा है, एक लंबे परास में है, एक लंबे परास में है। ये लंबे यानी लंबे परास में रहता है तो दीर्घ परास में है। अविकर्ण बिल्कुल सीधे हैं, एक लंबे दूरी तक है। सिंपल सा ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। इसकी बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो इनकी अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था जो होती है बच्चा, व्यवस्था जो होती है लघु परास होती है। कैसी होती है? लघु परास व्यवस्था होती है। यानी इसके इनकी व्यवस्था का जो क्रम होता है ना, बहुत ही लघु होता है, बहुत ही छोटा होता है, और इनकी व्यवस्था क्रम बहुत जो होता है टूट जाते हैं छोटे क्रम। देखो थोड़ा यहाँ ताक लेना, यहाँ पे कुछ दिख रहा है बच्चा, क्या इस कतार में दो लाइनें जो है, दो इस व्यवस्था में यानी इस यहाँ पे भी अविकर्ण है और यहाँ पे भी क्या है, अवयवीकरण है, और ठीक इसके बाद अवयवीकरण नहीं है, यानी इसका जो परास है ना टूट गया। छोटा ही परास है, दीर्घ परास सॉरी लघु परास है। इनका परास जैसे बना, अब परास बनने के बाद इनका परास का क्रम टूट गया, एक ये अवयवीकरण इसको ऊपर चला गया, ये क्या आ गया, नीचे आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये कैसा है, तो लघु परास व्यवस्था होती है, और ये कैसा होता है, दीर्घ परास व्यवस्था होती है। और सिंपल सा ये टॉपिक है, हर एक बच्चा, गली का बच्चा, मोहल्ले का बच्चा भी आसानी से इस टॉपिक को समझ में आ जाएगा एक बार सुनने के बाद। ठीक बच्चा, और इस तरह से हम लोगों ने खत्म कर दिया क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है, और आज का लेक्चर बस इतना सा ही होएगा। अगर समझ में आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप
इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप जब भी अगला लेक्चर पढ़ने आइएगा तो पुराना लेक्चर जरूर पढ़ के आइएगा, ताकि पिछला लेक्चर आप भूल ना पाए। ठीक है बच्चा, मिलेंगे हम अब आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपसे जय हिंद बच्चा। ठीक है।